10th के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आके देखो, आपको दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ आपसे फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। तो अब देखो, जब शांत की बातें आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद वो फाइनली कट जाएगा पूरी तरीके से। तो अगर शांत दशमलव होगा तो ये किस में आएगा? सबसे पहले आपको दे दिया गया अपरिमेय, ऑप्शन बी में दिया गया परिमेय, ऑप्शन सी में दिया गया पूर्णांक और ऑप्शन डी में दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो ये किसका रूप होता है? परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो शांत दशमलव के रूप में आता है। इट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिसको हम लोग कहेंगे परिमेय। ये क्या आ गया? परिमेय। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाई एक दशमलव प्रसार होगा। कहने का मतलब ये होगा कि पाई का जब हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा? तो उसका जब वैल्यू आप फाइंड करते हो तो 3.14 आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लगातार जब आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा अशांत अनावर्ती में। और अशांत अनावर्ती किसका है? ऑप्शन नंबर सी में है। इट मींस 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि रूट 11 किस प्रकार की परिमेय संख्या है। मतलब रूट 11 की बात आ रही है। आपको पता है कि रूट 11 के बारे में जब बात करते हैं, आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। परिमेय संख्या में आपको पता है कि p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और अपरिमेय में ऐसे संख्या को लाते हैं जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते। तो क्या रूट 11 को हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब रूट 11 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन में देखो क्या सब है। पहला अपरिमेय है, दूसरा सम है, तीसरा परिमेय है और चौथा विषम है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक समान हो, कार्य कि अगर दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दोनों समान हो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वे सामान्य संख्याएं होगी। मतलब वो किस तरह की संख्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में है अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी में है योग रूट संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है समान संख्या और ऑप्शन नंबर डी में है सह अभाज्य संख्या। तो समान संख्या का ही जब हम लोग एलसीएम, इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक समान होगा। किस कंडीशन में? जब संख्याएं समान होगी। इट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। सी क्या है? समान संख्याएं। समान संख्याएं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है 3.23 223 फिर 2223 और फिर आगे की ओर बढ़ रहा है। देखो ये तो ना शांत में आ रहा है ना आवर्ती में आ रहा है। इसका मतलब देखो ये किस तरह की संख्या हो जाएगी? हम लोग जानते हैं कि इस तरीके की संख्या हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 5 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x² + x + c का आलेख किस प्रकार का होता है। आपको पता है कि इसका जगह हम लोग आलेख बनाते हैं, ये परवलयाकार होता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। इट मीन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर में क्या आ जाएगा? परवलयाकार। परवलयाकार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है यदि द्विघात k माइनस 1x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 हो तो k का मान क्या हो जाएगा। k के बारे में अगर हम लोग मान पता करेंगे, एक शून्यक आपको -3 दे दिया गया, तो दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है यदि द्विघात k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। k का मान कितना हो जाएगा, तो अगर आप फाइंड करोगे तो k का मान आपका आ जाएगा 4/3। इट मीन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। कहने का मतलब है कि कोई अगर n घात का बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होगी वो n होगी। इसका मतलब 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, इसमें से कौन बहुपद नहीं है। फर्स्ट आपको दिया गया √5x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। सेकेंड आपको क्या दिया गया, x प्लस 1/x। थर्ड आपको दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √5, और 4 आपको दिया गया इसमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले देखो कि इसमें हम देखते हैं तो ये भी बहुपद है, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स नंबर, ये भी बहुपद है। लेकिन देखो जब b को आप आगे सॉल्व करोगे तो ये पावर में क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा x का पावर। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, 9 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी में है आपको x प्लस 1/x। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है कि जिस समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो उसे कहते हैं। जब एक दूसरे के समानांतर हो जाए रेखा चित्र तो वो किस में होता है, जो विरोधी हो उसी कंडीशन में होता है। इसका मतलब यहां पे आपको दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में विरोधी दिया गया, दूसरा ऑप्शन में अविरोधी दिया गया, तीसरा ऑप्शन में आश्रित दिया गया, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। तभी एक दूसरे को, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, विरोधी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू आपको दिया गया 1, तो y का मान कितना होगा। सबसे पहले यहां पे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पहले समझो, अगर 11 नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। ओके, यहां पे देखो आपको x का वैल्यू दे दिया गया, कितना, x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 यहां पे हम लोग पुट करते हैं। अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 14। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको ये आ जाएगा माइनस का 3y और इक्वल्स टू 14। इस तरफ लाते हैं तो 2 माइनस 14 आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा प्लस का 3y। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस 14, ये आ जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू आ गया 3y। अगर आप y का वैल्यू फाइंड करते हो तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 12/3। माइनस 12/3 का मतलब कितना आ गया, -4 आ गया। -4 किस ऑप्शन में है, तो 11 का करेक्ट ऑप्शन में ए में है आपका -4। इसका मतलब 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। कहने का मतलब क्या होगा, 0 किस कंडीशन में होगा। तो इसमें से देखो कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया। एक ऑप्शन में 4 है, दूसरा ऑप्शन में -1/2 है, तीसरा ऑप्शन में 4/2 है, और चौथा ऑप्शन में -1/4 है। इसका मतलब है कि कौन सा वैल्यू x का इसमें पुट किया जाए कि ये पूरा इक्वेशन 0 आ जाए। तो यहां पे देखो वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x और
-3 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं, पहला अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 4 पुट करके देखो, अगर x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 के। अब होगा कि नहीं ये पहले चेक करना है। इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16 2 जा 32 माइनस 5 4 जा 20 और माइनस का 3। ये कभी भी जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होगा। इट मींस इसका करेक्ट ये ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ए तो नहीं हुआ, अब हम लोग चलते हैं 2 पे। 2 को एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब 2 में आते हैं तो ये कितना था 2x स्क्वायर था, ये आपका 5x था। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है -1/2, -1/2 दिया गया है। हम लोग -1/2 पुट करके देखते हैं। इसमें अगर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/2, ये आ जाएगा -1/2 और -3। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा बाई 2 और ये आ जाएगा आपको माइनस का 3। इसको कितना लिख सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये रहा आपका प्लस ये आ जाएगा 5/2 और ये रहा माइनस का 3/2, सॉरी 3/1 है। अब सबका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस का 5 और माइनस का 1 2 जा 2, इट मीन्स 3 2 जा 6। अब देखो 6 - 6 ये कितना हो गया 0 और 6 - 6 0 हो गया और 0/2, 0/2 का मतलब कितना हो गया 0 हो गया। इट मींस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है -1/2 x इक्वल्स टू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। आपको 13 में दिया गया है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो जब किसी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान किस कंडीशन में होता है, जब उसका d इक्वल्स टू है वो 0 हो जाए। इट मींस 13 में किस ऑप्शन में d इक्वल्स टू 0 है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। इट मींस 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी क्या दिया गया 5 9 13 17 का 12वां पद होगा। इसका 12वां पद आपसे पूछा जा रहा है। समांतर श्रेणी क्या है 5 है 9 है 13 है 17 है, ऐसे ही की ओर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है एपी होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखो एपी का जब हम लोग यहाँ पे क्या टर्म आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप 12वां पद फाइंड करो। यहाँ पे देखो पहले ए कितना दिया गया, ए आपको दिया गया 5। हम लोग डी फाइंड करते हैं, डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे डिफरेंस जब हम लोग फाइंड करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। इट मींस 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4। ओके, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 12वां पद। 12वां पद का मतलब होता है T12। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहां पे आप अभी क्या करो, अभी हम लोग Tn फाइंड कर रहे हैं, यहां पे Tn रहने देते हैं। ये क्या आ गया हम लोगों का Tn आ गया। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को क्या पद चाहिए 12वां पद चाहिए। इट मींस जहां भी आपको n दिख रहा है वहां पे 12 पुट कर दो। तो यहां पे देखो a के प्लेस पे 5 पुट कर दो, प्लस n का मतलब 12 आ गया, तो 12 माइनस 1 और d के प्लेस पे कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 और 11 गुने 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 44 और 5 प्लस 44 का मतलब होता है 49 49। 49 किस ऑप्शन में है, ये 49 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा।
प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल आपको फॉर्मूला में पता होगा कि n स्क्वायर होता है, इसका मतलब 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 से विभाजित होने वाले दो संख्याओं की दो अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखो, जब 5 से विभाजित होने वाले दो अंकों की संख्या की बात करेंगे तो पहला तो संख्या 10 होगा और यह संख्या कहां तक जाके एंड होगा, 95 तक जाकर के एंड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको SN के थ्रू इसका आपको SN का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको पता है। उसके थ्रू हम लोग इसका आंसर फाइंड कर देंगे। तो जब इसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16 का, ये देखो इसका आंसर आएगा 945। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 845, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में दिया गया 935, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में 1045, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया गया 1145, ये भी नहीं होगा। इट मींस इसका आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई लिख लो और ई जो होगा वो कितना होगा, 945 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 4:7 दिया गया। मतलब दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात आपको दे दिया गया। कह रहे कि उसके माध्यिकाओं का अनुपात होगा। तो इसके माध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा? अगर हम इसके माध्यिकाओं का अनुपात पता करेंगे तो ये भी कितना होगा, जितना आपको त्रिभुज के परिमाप का अनुपात है उतना ही उसके माध्यिका का अनुपात होगा। इट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया 4:7। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और यह आ जाएगा 4:7। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे हम 17 कर दिए, अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं 18 पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब 18 में पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर एवं 36 वर्ग सेंटीमीटर है। कार्य कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अब यहां पे देखो, आपको पता होगा जब दो समरूप त्रिभुजों में आपको अगर क्षेत्रफल दे दिया जाता है तो उसके संगत भुजाओं को जब हम लोग फाइंड करते हैं रूट कर देते हैं, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो अगर हम लोग 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और जब हम लोग 36 का वर्गमूल करेंगे ये आ जाएगा 6। इट मींस 5:6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, यहां पे लिख लो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। अब बताओ कि शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पता होगा, उसका फॉर्मूला पहले लिख लो। आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 इंटू भुजा, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे आ जाओ, आपको कितना दिया गया? इसका भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर, यहां पे आप 12 पुट कर दो, ये आ जाएगा √3/2 इंटू 12। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कितना आ गया? 6√3 आ गया। 6√3 किस ऑप्शन में है? 6√3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इट मींस 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहां पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB आपको दे दिया गया 13 सेंटीमीटर, BC आपको दे दिया गया 12 सेंटीमीटर और AC दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंगल C कितना का होगा। एंगल C के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पे देखो कि इसका अनुपात आप गौर से देखो कि एक का अगर हम लोग अनुपात करते हैं AB का स्क्वायर, यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखो कि जो आपको दिया गया है, एक नंबर का आप स्क्वायर जब करोगे तो वो दो नंबर के सम के इक्वल दिख रहा है। यहां पे इसका कितना दिया गया है? अगर हम लोग AB का स्क्वायर करते हैं, ये AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर आ जाएगा BC, AB का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस, यहां पे नहीं तो एक चीज करो, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इसका नाम हम रख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल C कितना होगा, तो इसका नाम रख लो आप A, इसका नाम रख लो B
और इसका नाम रख लो सी। ओके, यहां पे देखो कि आपसे एंगल सी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है जिसमें आपको ए बी दे दिया गया कितना 13, ये आपको दे दिया गया 13, और आपको बी सी दे दिया कितना 12, ये आपको दे दिया गया 12, और आपसे ए सी दे दिया आपको कितना 5, ये आ गया 5। अब देखो कि अगर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें, हम लोग को पता है कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के इक्वल होता है उसके सम का। इसका मतलब अगर इसके 13 के स्क्वायर को अगर हम लोग करते हैं तो 13 का स्क्वायर ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 12 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर के। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब यहाँ पे एंगल से कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। इसका मतलब 169 जो है ये इक्वल किसके आ गया 169 के। इसका मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये जो एंगल सी रहा होगा वो 90 डिग्री का रहा होगा। इट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है बिंदु 4 7 को की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। सपोज करो कि यहां पे एक्स अक्ष से आपको जब दूरी पूछी जाती है तब आप किसको लिखते हो, वाई को लिखते हो, और जब वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो एक्स अक्ष को लिखते हो। इसका मतलब यहां पे 21 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है। तो एक्स अक्ष से अगर हम लोग दूरी की बात करेंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको दिया गया 7। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा कितना 7। पूछोगे सर कैसे, यहां पे देखो हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे सपोज करो ये इस तरह का होता है, ये जो होता है इसको हम लोग मानते हैं ये हम लोग का x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिंदु 4 7 की x अक्ष से दूरी। तो इसका मतलब इससे दूरी जो होगा वो क्या होगा, जो y पे होगा वही x अक्ष से दूरी कहलाएगा। तो y कितना दिया गया है आपको, y आपको 7 दिया गया। इसका मतलब 7 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु A0 और 0A के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो इसको चाहे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए बना सकते हैं, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी हम इसको बाय फिगर भी बना सकते हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √2a आ जाएगा। इसका मतलब देखो अगर हम इसी फिगर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पे देखो आपको क्या दिया गया, देखो जब ये आपको दिया जाता है कोई पॉइंट का A0, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, इसमें भी पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पे x जो है ये x कहां गया होगा, x जो है वो a आपको दिया गया है, x कितना दे दिया गया है, a दिया गया है, तो ये आ गया हम लोगों का a। यहां पे सपोज करो कि यहां तक आया होगा, ये हम लोग सपोज कर रहे हैं, ये आपको मान लो a तक आ गया होगा। ओके, और ये आ गया आपका a, और यहां पे देखो कि अब 0 जैसे ही है तो x आपका a आ गया, y 0 कहने का मतलब जब आपको x a दे दिया गया, y 0 दे दिया गया, इसका मतलब वो x एक्सिस पे ही होगा। हम लोग मान लिए कि x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे होगा, और सेकंड वाले में आपको 0 और a दिया गया, इसका मतलब x 0 है और y a है। जब x 0 हो जाए और y a हो जाए इसका मतलब ये होगा कि ये y एक्सिस पे होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये भी कहां पे है, ये यहां तक a है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाएगा डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। तो डिस्टेंस जब हम लोग पता करते हैं तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये कितना आ जाएगा, तो ये अगर इसका डिस्टेंस मान लो हम लोग फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे p स्क्वायर भी a है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। अगर आप h का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा √2a। √2a किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका B, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B √2a। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है
एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। और ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। यहां तो आपसे एक्स निर्देशांक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा भुज, और वो है ऑप्शन नंबर बी में। इट मींस 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? भुज है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन में समझो क्या दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब एक बात जरा हमको बताओ कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री को आपको एक फॉर्मूला पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 40 लिख सकते हो। इट मींस यहां पे हम 90 माइनस 40 कर देते हैं, और ये प्लस का आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ये आ गया साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर, अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो इसके बदले? कॉस स्क्वायर 40 और प्लस का आ गया आपको साइन स्क्वायर 40। अब देखो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? 1 होता है। फॉर्मूला तो आपको पता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। और 1 किस ऑप्शन में है? तो 24 के करेक्ट ऑप्शन में 1 जो है आपका सी में है। इट मींस 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके।